हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर एस अग्रवाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज वरुण शर्मा और आज हम अपना बेटा ग्रेविटेशन की बात को आगे बढ़ाएंगे। तो पिछली बार बेटा हमने ग्रेविटेशन में क्या पढ़ा था, आपको मैंने पिछली बार ग्रेविटेशन के कुछ रूल्स बताए थे और वहां पे आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई थी। अगर आपको याद हो तो हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एक फॉर्मूला वहां से ड्राइव किया था, जो क्या आया था आपका G अपॉन आर ई का स्क्वायर। जहां पे आप अगर बात करें तो ये चीजें क्या थी आपकी, दिस वॉज द रेडियस ऑफ अर्थ, एम ई क्या था आपका, मास ऑफ अर्थ, और जी क्या था आप बताओ, जी क्या वो बताया था मैंने आपको, वेरी गुड, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूजीसी इस नाम से था। और जब आपने इनकी वैल्यू पुट की थी तो यहां पे आपको जी क्या निकल के आया था, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकल कर आया था। तो यहां तक आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आज हम इसके आगे वाले कुछ चीजों की बात करेंगे, ठीक है, जिसके अंदर हम इस जी की वेरिएशन पढ़ेंगे। हर जगह जी आपका क्या क्या वेरिएट करता है, इन सब की वेरिएशन पढ़ेंगे। तो चलिए इसी वेरिएशन को हम स्टार्ट करते हैं। समझना, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज नॉट कांस्टेंट एट ऑल द प्लेसेस ऑफ द अर्थ। ये बात अपने को पता है कि ग्रेविटी की वैल्यू आपकी हर जगह चेंज करती है। क्यों करती है, जरा समझना इसका रीजन। आपने अभी जी का फॉर्मूला बोला मेरे साथ, क्या बोला, जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर। तो जी आपका कांस्टेंट है, मास ऑफ अर्थ कांस्टेंट है, बट ये रेडियस तो कांस्टेंट नहीं है। इसी वजह से जो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो आपके रेडियस पे कैसा डिपेंड कर रहा है, इनवर्सली डिपेंड कर रहा है। तो अगर आपकी जहां जहां रेडियस ऑफ अर्थ चेंज होगा वहां वहां आपकी जी का भी चेंज होना बनता है, ठीक है। तो आपको मैं यहां पे कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा जो आपके यहां पे पूछे जाएंगे। जैसे आपको अभी आज इस क्लास के बाद आप आंसर कर पाएंगे कि बताइए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इक्वेटर के ऊपर या फिर पोल्स के ऊपर, इन दोनों में से कहां आपकी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा होती है। आपसे यह भी पूछा जाता है कि आप इसके साथ साथ ये भी बताएं मुझे कि अगर आप किसी लंबे हाइट पे चले जाएं, किसी आप लंबे एल्टीट्यूड या हाइट वाले ऑब्जेक्ट पे चले जाएं तो आपके जी के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको इस लेक्चर के बाद समझ में आ जाएंगी और ये आपसे पेपर के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये आपसे जरूर पूछे जाते हैं। तो इनका आंसर तभी कर पाएंगे जब आपको बाकी कॉन्सेप्ट के बारे में प्रॉपर आइडिया हो। तो यहां पर हम जरा इसको छोटा करते हैं और इसी बात को पढ़ते हैं। जरा समझना, इसको थोड़ा साइड कर दिया, ठीक है। आपको पता है कि हमारी अर्थ जो होती है ऐसे दिखने में, हमारी अर्थ बिल्कुल एक सर्कल शेप में नहीं है, एक हमारा स्फेयर शेप में, ऑब्लिक शेप में है, ठीक है, जीरोइड जिसे आप बोलते हैं, ठीक है। यहां पे आपके पोल्स होते हैं, ठीक है। यहां पे आपका ये क्या है, सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है। यहां पे जरा आप देखें तो ये क्या है आपके पोल, और ये क्या है बेटा आपका इक्वेटर। तो यहां पे आप देखें तो जो रेडियस ऑफ पोल है और आपकी रेडियस ऑफ इक्वेटर है, क्या ये दोनों बराबर है क्या? रेडियस ऑफ पोल और रेडियस ऑफ इक्वेटर बराबर है क्या? नहीं सर, यहां पे आपकी रेडियस ऑफ इक्वेटर क्या है, ज्यादा है रेडियस ऑफ पोल से। ये आप इजीली देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी आपने एक फॉर्मूला, मुझे एक रिलेशन बताया था कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है वो आपके रेडियस ऑफ अर्थ के ऊपर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो आप खुद सोचिए कि इक्वेटर की अगर रेडियस ज्यादा है, अगर इक्वेटर की अगर रेडियस ज्यादा है तो इनवर्स रिलेशन होने की वजह से वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगा कि नहीं होगा? हाँ जी सर, होगा। तो यहां, और पोल की अगर रेडियस कम है, अगर पोल की यहां पर अगर रेडियस कम आई तो वहां उस केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहां पे इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर इज लेस देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल। और यही रीजन आपसे पूछा जाता है, क्यों? क्योंकि अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो यहां पर आप आराम से पढ़ सकते हैं, द रेडियस ऑफ द अर्थ एट द पोल इज मिनिमम। पोल के ऊपर जो रेडियस है वो आपकी मिनिमम है,
जिस वजह से आपकी वहां पर आपकी जो वैल्यू आती है पोल्स के ऊपर, जो आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आती है वो क्या आती है, ज्यादा आती है, और इक्वेटर के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आपकी कम आती है। यहां पर आप पढ़ सकते हैं रेडियस ऑफ अर्थ आपकी मैक्सिमम होती है इक्वेटर पे, जिस वजह से आपकी जी मिनिमम आती है। क्लियर हुई वाली बात पहली, ठीक है। चलिए दूसरी चीज की बात करते हैं। जैसे जैसे अगर आप ऊपर की तरफ जाते हैं, जैसे जैसे आपका सरफेस ऑफ द अर्थ, आपका डिस्टेंस इंक्रीज करता है सेंटर से, वैसे वैसे जी डिक्रीज करता है। जैसे अगर आप हाई एल्टीट्यूड पे चले गए, आप हिमाचल वगैरह में कहीं अच्छे ऊपर पहाड़ों पे चले गए, तो देखिएगा होता क्या है। ये मान लीजिए आपका अर्थ है, ये अर्थ का सेंटर है। तो जैसे जैसे आप अर्थ के सेंटर से, जैसे जैसे अगर आप अर्थ के सेंटर से दूर जाते रहेंगे, वैसे वैसे आपकी यहां पर रेडियस जो रहेगी, रेडियस बोले या फिर अगर आप डिस्टेंस बोले अर्थ के सेंटर से, आपका इंक्रीज करता रहेगा। और जैसे जैसे आपके अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस इंक्रीज करता है, वैसे वैसे आपकी जी की वैल्यू भी क्या करती है, डिक्रीज करती है। ये बात क्लियर हुई, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट को आप यहां पर नोट कर लीजिएगा कि जैसे आप गो अप फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इंक्रीजेस। अगर आप ऊपर जाते रहेंगे तो सेंटर से डिस्टेंस आपका बढ़ता रहेगा और जी की वैल्यू आपकी डिक्रीज होती रहेगी। तो आई होप ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। क्लियर, पक्का, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ बॉडी। ये बात मैंने आपको पिछली क्लास में भी कराई थी। अगर आप दो ऑब्जेक्ट को नीचे छोड़ रही हैं तो दोनों ऑब्जेक्ट अगर मास डिफरेंट है, बट इन दोनों के अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसको आप बोल रहे हैं, वो दोनों आपकी एक्सेलरेशन क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो यहां पर मैंने आपको बताया था ये वाला पॉइंट कि दोनों केसेस के अंदर आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो प्रोड्यूस होती है, जी जिसको आप बोल रहे हैं, वो आपकी मास पर डिपेंड नहीं करती। चाहे आपका ऑब्जेक्ट हैवी हो या लाइट हो, दोनों के अंदर आपकी सेम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। और इसका प्रूफ मैंने आपको पिछली क्लास में दिया था। क्लियर, चलिए अगला पॉइंट करते हैं, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट है। क्या बोला है, कैलकुलेट, एक सेकेंड, ठीक है, थोड़ा सा छोटा करते हैं हम यहां पे, ठीक है। क्या बोला है यहां पर, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून। मास दिया हुआ है मून का, रेडियस ऑफ द मून दिया हुआ है और आपको जी दिया हुआ है। क्या निकालना है आपको, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को पॉज कीजिए, इसी टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप सबको क्या निकालना है, आपको यहां पर जी निकालना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या दिया हुआ है आपको, मास ऑफ मून दिया हुआ है। तो मास ऑफ मून आपको कितना दिया है, 7.4 इंटू 10 की पावर 22 kg, ठीक है। चलिए, और क्या दिया है आपको, रेडियस ऑफ मून दिया है आपको 1740 किलोमीटर। रेडियस ऑफ मून दिया है आपको 1740 किलोमीटर, ठीक है। और क्या दिया है आपको, जी की वैल्यू दी है यहां पर। जी की वैल्यू आप लिख लीजिए 6. आपको तो ये तो याद भी हो जानी चाहिए, 6.67 इंटू 10 की पावर -11, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर। ये इनवर्स में लिख दिया तो इसको ऐसे नहीं लिखा गया। अगर आप इसको ऐसे लिख देते, अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2 ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक है। अब आपको रेडियस ऑफ मून किस में दिया है, किलोमीटर को, इसको मीटर में चेंज कर लीजिए। आपको जी का फॉर्मूला क्या पता है, आपको जी का फॉर्मूला पता है क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ या मून जो भी लिखा है, मास ऑफ मून लिखा है तो मून लिख लीजिए। रेडियस किसकी आएगी यहां पर, मून की आएगी। तो सारी वैल्यू को पुट कीजिए, यहां से आपकी जी की वैल्यू निकल के आएगी और उस जी की वैल्यू को आप यहां पर रिपोर्ट कर दीजिएगा। ये जी किसकी होगी, मून की होगी, और इसका आप लीजिएगा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैं आपको मैथमेटिक्स नहीं सिखा रहा, मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं कि आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये मैथमेटिक्स जमा घटा करना तो आपने सीखा हुआ है छोटी क्लासेस में, ठीक है। तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते हैं। अगर मैंने मून की जगह यहां कोई और ले लिया होता, मान लीजिए मैंने अर्थ ले लिया होता, तो अर्थ का तो पता है आपको 9.8 आने वाला है। तो आप इस तरीके से सॉल्व इजिली कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर आप देख लीजिए, इसका सोल्यूशन है, आप इसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपको मैं कुछ नोट करा रहा हूं, ये पॉइंट को नोट कर लेना, इसको मैं आगे आपको प्रूफ कराऊंगा। अभी के लिए, एज ऑफ नाउ के लिए आप ये बात ध्यान रखना,
द वैल्यू ऑफ जी ऑन द मून इज 1/6 ऑफ द वैल्यू ऑफ अर्थ। अगर आपको मैं बताऊं यहां पर, तो जो हमारी जी की वैल्यू आती है अर्थ पर, वो कितनी आती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर आप मून की बात करें, तो मून के ऊपर 1.63 मीटर पर स्क्वायर के आसपास आती है। 1.63 ही आती है शायद ना, 1.63, हाँ याद है मुझे, ठीक है। वैल्यू से कोई रिलेशन नहीं है, बस मैं आपको एक चीज सिखाना चाह रहा हूं कि अगर आप देखें तो इन दोनों में से बड़ा कौन है आपका, अर्थ है। तो अगर आप तकरीबन अगर इस वैल्यू के अंदर अगर आप 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें तो आपकी किसकी वैल्यू आ जाती है, ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ। तो यही पॉइंट मैंने लिखा है, द वैल्यू ऑफ जी इज मून इज अबाउट 1/6 ऑफ द मून ऑफ अर्थ। अगर आप मून की निकालना चाहते हैं तो इसको अगर आप 1/6 से डिवाइड कर देंगे तो आपकी मून की आ जाएगी। वो ये बात बोलना चाह रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर आप इसको ध्यान से लिखें तो ये बात ये बोलना चाह रहा है कि अगर आप यहां पर जी मून की निकालना चाहते हैं तो इसको आप ग्रेविटी अर्थ को 1/6 बोल दीजिए, ये आपका कुछ रिलेशन आता है। और अगर आप इसको उल्टा भी बोल सकते हैं कि ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ इज इक्वल्स टू 6 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट मून। ये भी आप रिलेशन बोल सकते हैं। दूसरा रिलेशन आप यहां पे क्या याद रखिएगा कि वेट क्या होता है, इस चीज को हम पढ़ेंगे मास एंड वेट के टॉपिक में, बट ये दोनों बातें मैंने आपको एक जगह नोट कराने के लिए कर दी जिससे आप रिवीजन करें तो आपको दिक्कत ना हो। तो यहां पे मैंने आपको क्या बताया कि वेट ऑफ बॉडी ऑन मून अपॉन वेट इज इक्वल टू 1/6 ऑफ वेट ऑफ बॉडी ऑन अर्थ। मतलब आपका जो वेट होता है मून के ऊपर वो आपको बड़ा लाइटर दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होता है। क्लियर हो गया? बस ये 2 पॉइंट अभी आपके एज ऑफ नाउ के लिए आप याद कर लीजिएगा। ये वाला पॉइंट तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया। ये वाला पॉइंट हम मास एंड जब हम वेट वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पे मैं आपको ये प्रूफ करके भी दिखाऊंगा। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और आपके सामने आ गया। क्या क्वेश्चन है? द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स कॉजेज एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ 1 kg of mass somewhere in space. How much acceleration of 3 kg mass be at the same place? क्या बोल रहा है आपका, समझना। आप ही बताएंगे इस क्वेश्चन को। आपने क्या करा, 1 kg का मास था कोई ऑब्जेक्ट, इसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई वो एक्सेलरेशन थी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। आपने क्या करा, इस ऑब्जेक्ट का मास को क्या कर दिया, 3 गुना कर दिया। यानी 3 kg का अगर आपने यहां पर मास लिया होता तो इसके अंदर आपकी एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस होती, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। बताएं आप मुझे इस रीजन का। वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को सोचिए कि आपका क्या होगा, कैसे निकालेंगे आप इसको। निकालो, कैसे निकालोगे बताओ। अरे निकालने की जरूरत ही नहीं है यार, अभी तो मैंने आपको बताया था, कॉन्सेप्ट याद करो। क्या बताया था कि सर अगर आपके मासेस जो हैं वो अगर डिफरेंट हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो आपके एक्सेलरेशन पे डिपेंड नहीं करते। तो अगर इसमें एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रही है तो इसमें भी एक्सेलरेशन कितनी आएगी। दिमाग का क्वेश्चन था ये मैथमेटिक्स का नहीं, ये दिमाग का, ये फिजिक्स का क्वेश्चन था। दैट्स ऑल अबाउट साइंस, कि आप क्वेश्चन को समझे। इस वाले क्वेश्चन से आप चीजों को समझ रहे होंगे। तो आंसर भी आप इसका आराम से इजीली देख सकते हैं। आंसर भी यही लिखा है। क्या है आंसर? द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ ऑब्जेक्ट। मास पे डिपेंड नहीं करता। तो एक्सेलरेशन क्या रहेगी, 3 kg वाला भी प्रोड्यूस करेगा तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही रहेगी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा कॉन्सेप्ट था, अच्छा क्वेश्चन था, आपको यहां पे देखने को मिल सकता है। अब आपको है ना, मैं आपको एक कुछ चीज बताने वाला हूं। आपको याद है आपने मुझसे 3 इक्वेशंस पढ़ी थी लॉ ऑफ मोशन के अंदर, जहां पे हमने डेरिवेशन की थी। क्या थी वो 3 इक्वेशन? जरा आप 3 इक्वेशन मुझे बताएंगे यहां पर क्या इक्वेशन थी? आपने फर्स्ट इक्वेशन मेरे साथ पढ़ी थी, वो क्या थी? v इक्वल्स टू u प्लस 80।
सेकेंड इक्वेशन आपने क्या पढ़ी थी, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और आपने थर्ड इक्वेशन जो मेरे साथ पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ये आपकी 3 न्यूटन की दी हुई इक्वेशन थी। अब न्यूटन ने क्या बोला था कि जो न्यूटन के लॉज हैं, न्यूटन की दी हुई न्यूटन का जो लॉ था थर्ड लॉ, वो भी आपका एप्लीकेबल हो रहा था ग्रेविटेशन फोर्स में, तो उसकी तीनों इक्वेशन भी आपकी यहां पर एप्लीकेबल थी। और ये तीनों इक्वेशन के अंदर बस थोड़ा बहुत चेंज होना है। वो क्या चेंज है आपका, अगर आप ध्यान से देखें तो जो एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन आपकी यहां पर चेंज हो जाएगी तीनों केस में। और ये एक्सेलरेशन आपके किस से चेंज हो जाएगी बताओ। हमने यहां पे क्या बोल रहे हैं, ग्रेविटी में एक्सेलरेशन हमारी क्या है, g है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट मींस g। यहां पर जो आपका s डिस्टेंस है, जो आपका ये s डिस्टेंस था, ये s डिस्टेंस चेंज हो जाएगा आपका किससे, आपका ये चेंज हो जाएगा बेटा हाइट से। तो आपके सामने 3 नई इक्वेशन आ गई, इक्वेशन ऑफ मोशन इन द केस ऑफ ग्रेविटेशनल, कि ग्रेविटेशन के केस में आपके 3 इक्वेशन आ गए। अब आपको ये 3 इक्वेशन यूज करके आपसे कुछ भी चीज यहां पे फाइंड आउट करा सकता है। तो जरा आप यहां पर देखें तो आपने यही चीज की है, तीनों इक्वेशन को जो आपकी दी हुई थी उन चीजों को आपने इसमें कन्वर्ट कर दिया है। ये किसकी थी, ये आपकी नॉर्मल मोशन के केस में थी। यहां पर ये तीनों इक्वेशन किस केस में आएगी, आपकी फ्रीली फॉलिंग बॉडीज के केस में आएगा। समझ में आ गया, पक्का। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। चलो थोड़ा छोटा करते हैं इसको, ठीक है। क्या अगला पॉइंट कह रहा है कि व्हेन अ बॉडी इज फॉलोइंग वर्टिकली इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। पता है अपने को, अगर ये बॉल हमने यहां से छोड़ी तो ये बॉल अगर आपकी ये मार्कर है, ये मार्कर नीचे की तरफ गिर रहा है, तो यानी इसकी वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली क्या होती है, इंक्रीज करती है। अगर आप ऑब्जेक्ट को ऊपर से छोड़ रहे हैं तो इसके नीचे जाते वक्त इसकी वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करेगी। क्यों इंक्रीज करेगी, क्योंकि यहां पर पॉइंट पढ़िएगा यहां पर, क्योंकि यहां पर आपकी बॉडी इसलिए इंक्रीज करती है क्योंकि यहां पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगती है जिसको क्या बोलते हो, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हो। और वो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करती है, वहां पर एक्सेलरेशन को भी इंक्रीज करती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसी वजह से आपकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है। और इस तरीके के मोशन को आप कौन सा मोशन बोलते हो, एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हो। समझ में आया, नहीं आया तो इसको एग्जांपल से समझना। इसको यहां कर देते हैं, एग्जांपल से समझते हैं, क्या दिक्कत है। इसको थोड़ा सा साइड में कर देते हैं, ठीक है, इसको इधर कर देते हैं, ठीक है। और यहां पे आप मुझसे साथ एग्जांपल समझिएगा। ये बॉल है, ये बॉल आपकी कहां गिर रही है, नीचे की तरफ गिर रही है, ठीक है। अब अगर आपने इस बॉल को छोड़ा तो पहले अगर आपने यहां पे बात करी, जैसे अगर आपने बॉल के हैंड से रिलीज होने में यहां पर इसकी स्पीड कुछ और थी, यहां पर इसकी वेलोसिटी कुछ और, यहां पे कुछ और, ये वेलोसिटी इंक्रीज होती रहती है। मान लीजिए 10 थी, ये 20 थी, ये 30 थी, ये 40, तो यहां पर इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है। इंक्रीज होने का कारण क्या है, क्योंकि इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन, आपकी वेलोसिटी तो इंक्रीज हो रही है, इसका रीजन क्या है, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपकी इसकी एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रही है। और एक्सेलरेशन इंक्रीज क्यों हो रही है, क्योंकि यहां पर आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स इसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींच रही है, इसी वजह से इसकी एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रही है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कहां है, डाउनवर्ड लग रही है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कहां है, डाउनवर्ड लग रही है। तो यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे ली जाती है, आपकी पॉजिटिव 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये पॉजिटिव क्यों ली गई, क्योंकि आपके यहां पर डाउनवर्ड ही डायरेक्शन में आ रही है। और ये किसके इक्वल होती है, प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां पर आपका कौन सा मोशन हो रहा है, रिटार्डेड मोशन, यूनिफॉर्म मोशन या एक्सेलरेटेड मोशन। सर यहां पर इस केस में आपके साथ एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है। तो यही सारी बातें तो मैंने आपको बताई, यहां पर आप इजीली इस चीज को पढ़ सकते हो। यही बातें तो यहां लिखी हैं और तो कुछ नहीं लिखा यहां। क्लियर, पक्का। चलिए दूसरे पॉइंट पे करते हैं। अगर आपका ये तो बॉडी हमने फॉल करी, अगर मैंने इस बॉडी को अगर अपवर्ड डायरेक्शन में अपोजिट फेंक दिया तो समझना, ठीक है। एक सेकंड, कौन सा केस है, यही है ना आपका, ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड्स, ठीक है। आपने कभी देखा इस अगर मार्कर को आपने नीचे से ऐसे हवा में उछाला तो ये वापस आपका नीचे की तरफ गिरने लगता है। देखिए यहां से नीचे मैंने उठाला,
गया और वापस आया आपका। ये किस वजह से होता है, इसके पॉइंट को आप यहाँ पे सारा ध्यान से समझिएगा। आपने क्या करा, इस ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका, तो हुआ क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट को मैंने यहां से एक्सटर्नल फोर्स लगाई और इसको हवा में फेंका, तो मतलब ये ऑब्जेक्ट आपका कहां जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट कहां जा रहा है सर, हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो जब मेरे हाथ से ये रिलीज हुआ होगा ना, इसके ऊपर मैक्सिमम फोर्स लगी होगी, मतलब जब मैंने इसको रिलीज किया होगा तो यहां पर ये आपका ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मतलब यहां पर इसकी वेलोसिटी कितनी है, मान लीजिए 50 है, फिर आपकी 40, फिर 30, फिर 20, फिर 10 और एक पॉइंट के ऊपर ये रुक जाता है, एक पॉइंट पे रुका और ये वापस नीचे आया। तो ये नीचे आने लग गया ना, तो अगर आप ऊपर देखो तो यहां से निकला तो तेजी से जा रहा है, धीरे 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 एक पॉइंट पे रुका और फिर वापस, तो मतलब ऊपर की तरफ जाते हुए आपकी वेलोसिटी क्या दिख रही है, वेलोसिटी आप अपवर्ड डायरेक्शन में जब अगर कोई बॉल आपकी जा रही है तो उस केस में आपकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है बेटा, डिक्रीज हो रही है। अगर मैं पूछूं यहां पर एक्सेलरेशन आपकी कहां लग रही है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, पहले 50 था, 40 था, 30 था, 20 था, तो यहां पे कौन सा मोशन हो रहा है, एक्सेलरेटेड, रिटार्डेड या फिर आपका यूनिफॉर्म। सर यहां पर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, इसलिए यहां पर कौन सा मोशन हो रहा है आपका, रिटार्डेड मोशन हो रहा है। तो आपका अगर आपको याद हो तो मैंने आपको मोशन वाले चैप्टर में पढ़ाया था कि अगर आपकी ऑब्जेक्ट यहां जा रहा है और यहां पर अगर रिटार्डेड मोशन हो रहा है तो यहां पर एक्सेलरेशन कहां लगती है, आपके वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में। और ये बात आप फैक्ट भी है कि इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स खींच रही है, जिस वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा कहां लगती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगती है। तो यहां एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहां लग रही है, आपकी बॉल ऊपर जा रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे लग रही है। तो यहां पर आप पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे, अपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए हम यहां पे क्या लेंगे, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो whenever a object is going in upward direction against the acceleration due to gravity, in that case the gravity is taken as negative। वहां पे क्या ली जाती है, नेगेटिव -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर हो गया। तो अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही हो तो पॉजिटिव, अगर अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही हो अपोजिट तो नेगेटिव। तो आप ध्यान से देखिएगा, तो यही पॉइंट मैंने आपका यहां पर लिखवा रखा है, ठीक है, इसी पॉइंट को मैंने यहां पर मेंशन कर रखा है। तो अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करा तो वहां पर वेलोसिटी आपकी डिक्रीज हो रही है, वो क्यों हो रही है उसका मैंने रीजन आपको यहां पर दे दिया है, रीजन आप यहां पर आराम से इजीली पढ़ सकते हो, ठीक है। और वहां उस केस के अंदर आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे ली जाती है, नेगेटिव ली जाती है, और नेगेटिव कितनी, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये दोनों, आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अगले वाले पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझने के लिए आपको एक एग्जाम्पल समझना पड़ेगा और वो एग्जाम्पल आप समझिएगा। देखो ये आपको कोई ऑब्जेक्ट है, मैंने क्या करा, इस ऑब्जेक्ट को यहां से नीचे से फेंका, तो ये ऑब्जेक्ट आपका यहां से रिलीज हुआ, जाएगा जाएगा जाएगा, एक मैक्सिमम पॉइंट पे जाएगा, ठीक है, और उसके बाद ये ऑब्जेक्ट आपका वापस नीचे आने लग जाएगा। तो इस चीज के अंदर मेरी बात को आप ज्यादा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो आप क्या पहले क्या बात करें, व्हेन ऑब्जेक्ट ड्रॉ फ्रीली फ्रॉम द हाइट, आपने हाइट को बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट पॉइंट को जरा समझना, अगर आप मान लीजिए आपने इस ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से फेंका, ये हाइट थी, इस ऑब्जेक्ट को आपने ऊपर से ऐसे फेंका, तो यहां से आपने किसी को ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया ना फ्रीली हाइट से, तो होता क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है। तो जब आपका ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ दिख रहा है ना, मेरे हाथ में छूटने से पहले, मेरे हाथ में ये छूटने से पहले इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो कितनी थी, यहाँ पे बताओ कितनी थी इनिशियल वेलोसिटी, सर 0 थी। तो कोई भी ऑब्जेक्ट आपका ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉप हो रहा है तो यहां पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। धीरे 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 0 से आपकी 10, 20, 30, 40 यानी आपकी वेलोसिटी इंक्रीज करती रहती है। और यहां पर ग्राउंड से जस्ट टच करने से पहले यहां पर जो आपकी वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, आपकी मैक्सिमम होती है। तो जब आपका ऑब्जेक्ट ऊपर से ड्रॉप किया जाता है किसी भी हाइट से, तो उस केस में इनिशियल वेलोसिटी आप कितनी लेते हैं, 0 लेते हैं। ये बात समझ में आई। दूसरा केस समझिएगा, दूसरा केस यहां पर मेरे से समझना, ठीक है। दूसरा क्या है, आपने क्या करा, एक बॉल को ऊपर की डायरेक्शन में आपने फेंका।
जब मेरा ऑब्जेक्ट यहां से निकला, मेरा ऑब्जेक्ट जब मैंने हाथ से छोड़ा, तो इस पॉइंट के ऊपर इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो क्या थी, इसकी मैक्सिमम थी, मान लीजिए 50 थी। उसके बाद क्या हो गया, 50, 40, 30, 20, 10, धीरे धीरे आपके ऊपर जाते हुए डिक्रीज कर रही है ना, धीरे धीरे जाते वक्त आपके ऊपर क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। एक पॉइंट के ऊपर ये पहुंचा, ये देखो ये ऊपर गया और एक पॉइंट पे पहुंचने के बाद नीचे गिरने लगा। तो जिस पॉइंट पे पहुंचा, तो मतलब इस पॉइंट पे जाके एक सेकंड का, मतलब बहुत कम सेकंड के लिए आपका मिली सेकंड के आसपास आपका ये पॉज करता है और वापस नीचे गिरता है। तो जिस पॉइंट से वापस नीचे गिरने लगा, तो मतलब इनिशियल वेलोसिटी मैक्सिमम, यानी यहां पे आके रुक गया ना, तो इसी वजह से इस केस में इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा, ये 0 हो जाती है। तो आप यहां पर पॉइंट पढ़ें तो इस पॉइंट में यहां पर यही लिखा है कि आपकी अगर बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया तो इसकी फाइनल वेलोसिटी बिकम 0। क्लियर हो गई वाली बात, बताओ कोई डाउट? ठीक, चलिए, तो आपको यहां तक ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा ना। अब मैं आपको इसके अंदर कुछ और भी पॉइंट यहां पे आपको करा देता हूं, जिससे आपकी यहां पे और नॉलेज आपको थोड़ी सी इंक्रीज हो जाए। समझिएगा, एक बॉल है आपके पास ना, एक बॉल का एग्जांपल कराता हूं। आपने बॉल को क्या करा, नीचे से फेंका, अपर डायरेक्शन में गई और ये नीचे आई। तो समझना इसके अंदर होता क्या है। ठीक है, आपकी ये बॉल थी, ये बॉल आपकी ऊपर गई, एक पॉइंट तक पहुंची और उस पॉइंट के बाद ये नीचे गिरने लग गई। तो जरा ध्यान से समझना, जब आपने इस बॉल को यहां से ऊपर की तरफ फेंका, तो यहां पर जैसे ही आपके हाथ से रिलीज हुई ना, जैसे आपके हाथ से रिलीज हुई, तो इस केस में यहां पर जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो क्या थी, मैक्सिमम थी। यहां से मेरे हाथ से रिलीज हुई ऑब्जेक्ट, तो यहां पे इस पॉइंट के ऊपर जैसे रिलीज हो रही है, तो इस पॉइंट पे आपकी इनिशियल वेलोसिटी मैक्सिमम है। ये धीरे धीरे किसी एक पॉइंट पे गया, पहुंचा और पहुंचने के बाद ये नीचे गिरने लगा। तो मतलब किसी पॉइंट पे जाके रुका ना, तो जिस पॉइंट पे जाके ये रुक जाता है उस पॉइंट पे, यानी इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई बेटा, आपकी 0 हो गई। समझ में आ गया? अब आपका ये ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ गिरने लग रहा है। तो यहां से आप ऊपर देखें, तो यहां से अगर आप ऊपर की तरफ यहां से जा रहे हैं, तो यहां पर आपकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो धीरे धीरे आपकी वेलोसिटी यहां पे कितनी थी, यहां पे 0 थी, फिर 10, 20, 30, 40, जस्ट ग्राउंड से टच करने से पहले, जस्ट ग्राउंड से टच करने से पहले, यानी यहां पर अगर मैं बात करूं, अगर ऑब्जेक्ट अब नीचे गिरना शुरू हुआ, तो इनिशियल इसकी ये हुई, यहां पे इनिशियल इसकी कितनी है, 0 है। और यहां पर जस्ट ग्राउंड को टच करने से पहले इस बॉल की जो आपकी v होगी वो कितनी होगी, मैक्सिमम होगी। तो आपका ऑब्जेक्ट 0 से मैक्सिमम की तरफ यहां पर अप्रोच कर रहा है। तो डाउन द ग्रुप, मतलब आप जो ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहे हैं, तो यहां पर आपकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी सर हमारी इंक्रीज हो रही है। तो इट इज अ एग्जांपल ऑफ फॉलिंग अ बॉल फ्रॉम, आपने नीचे से फेंका और ऊपर से नीचे गिरा। तो बॉल को गिराया जब आपने, वो नीचे से ऊपर फेंका, ऊपर से नीचे फेंका, तो यही आपके सारे पॉइंट जो आपने ऊपर दोनों पॉइंट लिखे हैं, इन्हीं पॉइंट को मैंने कंबाइन करके यहां पर करा दिया। समझ में आई ये वाली चीज? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अब हमारा वेरिएशन ऑफ जी है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस इसको मैंने सम अप करके एक पॉइंट में यहां पर लिख दिया है। ठीक है, तो आप यहां पर इजीली पढ़ सकते हैं वो वाले वही पॉइंट्स है यहां पर, क्या क्या, कि अगर आपकी हाइट अगर आपकी इंक्रीज करती है तो आपकी जी क्या करती है, डिक्रीज करती है। ये पॉइंट आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, अर्थ हमारी एक परफेक्ट शेप में नहीं है, तो आपकी जो जी की वैल्यू होती है कहां पर, पोल्स पे वो ज्यादा आती है, किससे, इक्वेटर से, बिकॉज आपकी रेडियस ऑफ इक्वेटर इज ज्यादा ग्रेटर देन रेडियस ऑफ पोल। ये सेकंड वाला पॉइंट आपने मेरे से पढ़ लिया है। और तीसरी चीज आपको पता है कि माउंटेन्स हो गया, प्लेन हो गया, ओशन हो गया, सब आपके डिफरेंट लोकेशन पे है, डिफरेंट हाइट्स पे है, तो यहां पर भी आपकी जी की वैल्यू डिफरेंट आती है। पक्का? क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अब थोड़े से हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके कुछ क्वेश्चंस करने हमें इंपॉर्टेंट है, जिससे हमें इसके आपका एग्जैक्ट आइडिया होता रहे। ठीक है, आपको वो बॉल वाले एग्जांपल पे ही आपके कुछ क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूं, क्योंकि आपसे एग्जाम में उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पर पढ़िएगा क्वेश्चन क्या लिखा है, टू एस्टिमेट द हाइट ऑफ अ ब्रिज ओवर अ रिवर, अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रीली इन द रिवर ऑफ फ्रॉम द ब्रिज, द स्टोन टेक्स 2 seconds टू टच द वाटर surface in the river,
कैलकुलेट द हाइट ऑफ द ब्रिज फ्रॉम द वाटर लेवल। बस दो बातें अपने को दी हैं, देखते हैं क्या क्या बातें दी हैं। इसने बोला कि मैंने एक स्टोन को आपके क्या करा है, एक ब्रिज से रिवर की तरफ फेंका है। जो जो क्वेश्चन में दिया वो लिखते चलो, अपने आप समझ में आ जाएगा। आपने एक स्टोन को आपने ब्रिज के अंदर ऐसे फेंका है, तो यानी स्टोन आपका ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है। तो आप मुझे खुद बताओ यहां पर आपका क्या होगा, यहां पर आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, 0, और यहां पे आपकी कुछ v वेलोसिटी होगी, ठीक है, जो अपने को यहां पे निकालने के लिए शायद बोला होगा। और क्या बोला है, टू एस्टिमेट द हाइट ऑफ अ ब्रिज, हमें क्या निकालना है, हाइट निकालनी है। तो ये आपका जो गिरा है ये कितना इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, यानी ये अपने को यहां से हाइट निकालनी है। और यहां पे इसने अपने को एक्सेलरेशन दी हुई है कितनी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये अपने को दी हुई है। और यहां स्टोन को आपके इस रिवर में, ये जो आपकी जो नीचे रिवर है ना, इसमें गिरने में टाइम कितना लगता है आपको, 2 सेकेंड लगता है। आपको इनिशियल वेलोसिटी 0 दी हुई है, आपको फाइनल वेलोसिटी है आपको निकालनी होगी, आपने दी हुई है, नहीं निकालो, निकालनी नहीं है आपको। अगर निकालने के लिए दी होती तो वो भी आप यहां से निकाल सकते हैं। मान लो मैंने इस क्वेश्चन में आपको फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए भी बोल दिया, तो कैसे निकालेंगे, फाइनल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे और हाइट कैसे निकालेंगे। तो फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए आपको मैंने एक बढ़िया सी इक्वेशन बता रखी है जो आपको याद होगी। वो इक्वेशन क्या थी, v इक्वल्स टू u प्लस gt। इनिशियल वेलोसिटी कितनी, 0, फाइनल वेलोसिटी अपने को निकालनी है, g पता है, t पता है, यहां से आप क्या निकाल सकते हो, फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हो। अगर मैंने पूछा होता, फाइनल वेलोसिटी मैंने इस वाले क्वेश्चन में ऐसे नहीं पूछा हुआ है, तो फाइनल वेलोसिटी हम यहां पर नहीं देखते, बट अगर पूछा होता तो आप इस मेथड से निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए अब अपने को क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है। हाइट किस कौन कौन से उसमें आती है, 2 फॉर्मूले में आती है। किस किस में आती है जरा आप देख सकते हो, आपको याद होगा ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, एक ये है, और दूसरा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh। तो आपका जो मन करे आप वो करो। आपको फिर पहले फाइनल, अगर आपको v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर वाली यूज करनी है तो आप पहले वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी निकालो, उसके बाद यूज करो। अपने को सारी चीजें दी में, तो देखियो क्या निकालना है, हाइट अपने को निकालनी है, u अपने को पता है 0 है, t अपने को पता है 2 सेकंड है, यानी ये वाली चीज तो बिल्कुल 0 हो गई, हाफ अपने को पता है, g अपने को पता है, t अपने को पता है, निकाल लो यार हाइट, खत्म, एक इक्वेशन यूज करो, निकालो। अगर आपको कह दिया कि नहीं नहीं सर मुझे तो वो वाली इक्वेशन याद ज्यादा पसंद है, 2gs वाली, ये वाली इक्वेशन ज्यादा पसंद है, ये वाली से यूज कर लो यार, क्या। तो आपको पहली इक्वेशन यूज करके, आपको इस इक्वेशन को यूज करके v निकालना पड़ेगा, फिर आपको v माइनस यूज कर लेना, खत्म बात। ऐसे भी निकाल सकते हो, तो जैसा मन करो वैसे निकाल लो, सेम ही आपके आएंगे। तो यहां से आप जब कर सकते हो तो देख सकते हो, ऐसे आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका यहां पर आ जाएगा। यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन से इसने सॉल्व कर रखा है, क्योंकि सेकेंड इक्वेशन से आपको एक ही बार आपको आंसर लगाना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये वाला क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। When a ball is thrown vertically upward, it goes through a certain distance of 19.6 meter. Find out the initial velocity of the ball and the time taken by the rise of the highest point. बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका अपोजिट क्वेश्चन आ गया। ये क्या क्वेश्चन है सर, एक ये बॉल है, इस बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका गया, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका गया, एक पॉइंट तक ये पहुंचता है, और उस पॉइंट के और यहां पे फेंकने के बीच का डिस्टेंस आपको दिया है 19.6 मीटर, यानी आपको यहां पर हाइट इन्होंने दे दिया, ठीक है। यहां से फेंका गया तो इनिशियल वेलोसिटी आपको दी है, नहीं, आपको क्या बोला है, क्या बोला निकालना है आपको, टाइम टेकन, आपको यहां पे क्या निकालना है, टाइम निकालना है, ठीक है। और दूसरी चीज आपको क्या निकालना है, यहां पर वेलोसिटी ऑफ द बॉल, इनिशियल वेलोसिटी। तो यहां पे इनिशियल वेलोसिटी दी नहीं है, तो u अपने को यहां से निकालना है। और अपने को पता है कि फाइनल वेलोसिटी अपने को क्या होती है, अगर आपका ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, किसी पॉइंट पे रुका, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होती है अपनी, 0 होती है, ये बात अपने को पता है, ठीक है। और ये अपने को निकालना है, 2 चीजें अपने को निकालनी है, टाइम भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, और g आपको नहीं दिया, तो g आप मान लीजिए 9.8 होता है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, कैसे करेंगे आपको अपनी इक्वेशंस का यूज करना है। 3 इक्वेशन आपको दी हुई है, कौन कौन सी होती है, v इक्वल्स टू u प्लस जी टी, तीनों इक्वेशन लिख लो। आप इक्वेशन एक बार लिख लोगे ना तो अपने आप आंसर आपको पता लगने लग जाएगा। हाफ
जी टी स्क्वायर, और थर्ड क्या है अपना वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2GS। ठीक है, अब जरा आपको देखो क्या क्या चीजें दी हैं और आपको क्या क्या चीजें निकालनी है। अपने को टाइम निकालना है, आपको v दिया हुआ है, आपको g दिया हुआ है, आपको h दिया हुआ है। तो ऐसी कौन सी इक्वेशन से हम यूज करके अपनी एक चीज तो यहां से निकाल सकते हैं। तो जरा आप ध्यान से देखें, तो हम कौन सी इक्वेशन को यूज कर सकते हैं, हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन को भी यूज कर सकते हैं। अपने को टाइम नहीं पता, अच्छा टाइम नहीं पता तो ये फर्स्ट इक्वेशन को यूज नहीं कर सकते। अपने को v पता है, हाँ जी पता है सर 0। अपने को u पता है, नहीं सर u निकालना है। अपने को g पता है 9.8, अपने को h पता है, g पता है। तो यहां से आपकी क्या निकल जाएगी, आपकी यहां से इनिशियल वेलोसिटी निकल जाएगी। तो इक्वेशन थर्ड को यूज करके आपने क्या निकाली, अपनी इनिशियल वेलोसिटी निकाल ली। अब आपको क्या करना है, अब आपको टाइम निकालना है। तो आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, इसी के अंदर डाल दो, इस वाली इक्वेशन के अंदर डाल दो। आपका क्या निकल जाएगा, आपका यहां से क्या आ जाएगा बताइए। आप अगर इसमें डाल देंगे तो यहां से आपका टाइम निकल कर आ जाएगा। नीचे वाली इक्वेशन मत डालना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट में फंस जाओगे, क्योंकि यहां पर टाइम आपको 2 बार दिया। समझ में आ गया, सारा समझ में आया। तो पहले आप इसको यूज करके आप यहां से क्या निकालो, u निकालो। उसके बाद सारी वैल्यूज को उठा के यहां पर डाल के आप क्या निकाल लो, इस वाली इक्वेशन से टाइम निकाल लो। आई होप ये वाला क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। तो सोल्यूशन में देखोगे तो सोल्यूशन के अंदर भी यही चीज यूज करी हुई है उन्होंने। पहली इक्वेशन को यूज करके आपका यहां से क्या निकाला, उन्होंने u की वैल्यू निकाली, और उसी के बाद इसी u को यूज करते हुए यहां से इन्होंने क्या निकाला, टाइम निकाला। ये थर्ड इक्वेशन, इन्हें फर्स्ट वाली इक्वेशन यूज करी और यहां से इन्होंने यहां से टाइम निकाल लिया। सिंपल क्वेश्चन है। कैलकुलेशन पार्ट आप लोग कर लोगे, मैं आपको कैलकुलेशन नहीं समझा रहा, आपको मैं वे समझा रहा हूं कि आप क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन करने का सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको बताऊं ना, क्वेश्चन करने का अगर आपको मैं यहां पर तरीका बताऊं कि आप कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, तो क्वेश्चन करने का सबसे आसान तरीका होता है, सबसे पहले आपको जो जो गिवन है, देखो मैं यही चीज को यूज करता हूं कि जो जो चीज गिवन है आप उसको लिखो। पहले XYZ जो भी चीज गिवन है उसको लिखो, फिर आपको निकालना क्या है। ठीक है, आपको क्या करना है, जो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, फाइंड आउट क्या क्या करना है उस चीज को लिखो, और उसके रिस्पेक्ट में आपके कौन कौन सी इक्वेशंस हो सकती हैं, कौन कौन से फॉर्मूले हो सकते हैं, उनको आप साइड में कहीं लिख लो। मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आपने ये तीनों चीजें लिख ली तो आपको अपने आप ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि भैया मेरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, कहां से सॉल्व होगा, और मुझे कहां पे क्या इक्वेशन पुट करनी है। ये तीनों मेथड करने से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा, ना फोर्स वाले में, ना कहीं पे, ना आपके मोशन में, और ना आपका ग्रेविटेशन में, कहीं पर भी नहीं रुकेगा। ये तीनों चीजें ही आपकी मेन यूज होती हैं। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई, नॉट ओनली फिजिक्स, केमिस्ट्री में भी, मैथमेटिक्स में भी आप इन्हीं चीजों को यूज कीजिए। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर किसको यूज करना है, फाइनल रिजल्ट को सोचिए, तो आप आराम से इजीली कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको मैंने न्यूमेरिकल्स भी करा दिए, बाकी पोर्शन भी जितना भी था आपका कवर करा दिया, फ्री फॉल के बारे में जितने कॉन्सेप्ट थे वो आपको मैंने करा दिए, वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी आपको करा दिया। नेक्स्ट क्लास में हम बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, मास एंड वेट। बहुत आपका एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। तो डिफरेंस क्या होता है, उस डिफरेंस को हम पढ़ेंगे कि मास आपका वेरी नहीं कर सकता बट आपका वेट वेरी करता है। अगर आप बाहर यूनिवर्स में चले जाएं तो आपका वेट बड़ा 0 हो जाता है बट आपका मास 0 नहीं होता। तो उसका क्या रिलेशन है, अगर आपको पता हो थोड़ा बहुत, तो आपको पता है वेट के अंदर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी हम जी का यूज करेंगे। ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है हम वहां पे आपको कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम यहाँ पे इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज गिव द थम्स अप, क्योंकि आप थम्स अप देते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। दिस इज द ओनली वे वी कैन गेट द एप्रिसिएशन फ्रॉम यू। एंड इफ यू हैव एनी कमेंट्स और इफ यू लाइक, अगर कोई भी आपका फेवरेट पार्ट है तो आप उसे जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिए। डाउट्स हैं तो डाउट्स बताइए, आपको जरूर सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो टिल देन अपना ध्यान रखिए, हमेशा स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हम लोग मिलते हैं अब फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।